दोस्तों आप जरा इस रिपोर्ट को देखिए। आज के टाइम पे हर दिन 80% ट्रांजैक्शन यूपीआई के थ्रू हो रहा है। इंडिया में लगभग 350 मिलियन पीपल यूपीआई यूज कर रहे हैं। दिल्ली 443 मिलियन ट्रांजैक्शन यूपीआई के थ्रू हो रहा है। दोस्तों ये सारे कोई स्मॉल नंबर नहीं है। इमेजिन कीजिए ये स्केल पे ऑपरेट करने के लिए कितना स्ट्रॉन्ग टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज हुआ होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूपीआई का ये जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कम्प्लीटली इंडिया में ही बना है। ठीक उसी तरह यूआईडीएआई के रिपोर्ट के हिसाब से आज तक 1.4 बिलियन आधार कार्ड जनरेट हो चुके हैं। इंडिया के 99.9% अडल्ट के पास आज के टाइम पे आधार कार्ड है और वो लोग महीने में एटलीस्ट एक बार आधार कार्ड को यूज करते हैं। दोस्तों ये लार्ज वॉल्यूम ट्रांजेक्शन के पीछे बस एक ही चीज काम करता है, वो है इंडिया के स्ट्रॉन्ग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि डीपीआई। इंडिया का ये रोबस्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का क्रेडिट जाता है नंदन नीलेकनी सर को। लास्ट 15 साल में आधार एंड यूपीआई जैसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए वो इंडिया को एक नया पहचान दिए है। यही डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का इम्पैक्ट सिर्फ गवर्नमेंट में नहीं बल्कि बहुत सारे नए स्टार्टअप एंड बिजनेस के ग्रोथ में भी देखने को मिला है। लेकिन सवाल ये है कि यूपीआई एंड आधार बनाने के पीछे का मेन रीजन क्या था। इंडिया के ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि डीपीआई बिजनेस इकोसिस्टम को कैसे इम्पैक्ट किया है एंड सबसे जरूरी बात फ्यूचर में इसका स्कोप क्या है। ऐसे बहुत सारे सवाल का जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलने वाला है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम समराइज करने वाले हैं निखिल कामत एंड नंदन नीलेकनी सर के ये पॉडकास्ट को। तो फिर चलिए बिना देरी किए आज इस पॉडकास्ट समरी को शुरू करते हैं। दोस्तों पॉडकास्ट की शुरुआत होती है नंदन सर की कैरियर जर्नी से। उनका जन्म 2 जून 1955 को बेंगलोर में हुआ था। उन्होंने अपने स्कूलिंग बिशप कॉटन्स बॉयज स्कूल एंड अपने ग्रेजुएशन आईआईटी बॉम्बे से कंप्लीट किए थे। 1981 में वो नारायण मूर्ति सर के साथ मिलकर इन्फोसिस की शुरुआत करते हैं। 2002 में वो इन्फोसिस के सीईओ बने और 2007 तक आज सीईओ वो इन्फोसिस में काम कर रहे थे। 2009 में नंदन सर को एक नया अपॉर्चुनिटी मिला। तब इंडियन गवर्नमेंट का ये कोशिश था कि सारे इंडियन सिटीजन के लिए एक आइडेंटिटी सिस्टम बनाया जाए। इंडियन गवर्नमेंट के इस प्रोजेक्ट को आज हम सब आधार के नाम पे जानते हैं। नंदन सर बताते उनका हमेशा से ये बिलीव था कि डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों के लाइफ को बहुत ही जल्दी इम्पैक्ट किया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने गवर्नमेंट के इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट की एंड यूआईडीएआई का चेयरमैन बने। आधार प्रोजेक्ट का ये गोल था कि हर एक इंडियन सिटीजन को एक यूनिक आइडेंटिटी दी जाए। लेकिन सवाल ये है कि ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन का बेनिफिट्स क्या है। दोस्तों नंदन सर बताते हैं आधार इम्प्लीमेंटेशन का प्राइमरी गोल था डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर यानी कि डीबीटी। डीबीटी की मदद से बहुत सारे गवर्नमेंट सब्सिडी लाइक एलपीजी सब्सिडी, केरोसिन एंड अदर वेलफेयर बेनिफिट्स डायरेक्ट बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना। लेकिन तब तक हर एक इंडियन सिटीजन के पास यूनिक आइडेंटिफिकेशन नहीं था। इसीलिए इस स्कीम में करप्शन होने का चांसेस बहुत ज्यादा था। आधार का मेन गोल ये था कि सेंट्रलाइज एंड डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम क्रिएट करना जो हर एक इंडियन सिटीजन को एक यूनिक आइडेंटिटी दे सके। इस सिस्टम का प्राइमरी फोकस था कि बायोमेट्रिक डेटा कलेक्ट करना जैसे कि फिंगरप्रिंट एंड आइरिस स्कैन, जिसके मदद से एक इंडिविजुअल को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके। नंदन सर के लिए ये सिर्फ एक आइडेंटिटी कार्ड देने का प्रोजेक्ट नहीं था बल्कि ये एक ऐसा सिस्टम था जिसके मदद से गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्कीम्स को बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट एंड इफेक्टिव बनाया जा सके। आधार के प्रोजेक्ट के सक्सेस पूरे देश को एक डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम दिया एंड यही से शुरू हुआ इंडिया के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज। इस आधार इंफॉर्मेशन का यूज देखते देखते दूसरे प्रोसेस में भी होने लगा। आधार एक डिजिटल फिंगरप्रिंट बन गया जो हर एक इंडिविजुअल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। आधार का सबसे बड़ा फायदा मिला फाइनेंशियल सेक्टर में। बहुत सारे लोग जो पहले बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर पा रहे थे वो अपने आधार नंबर को यूज करके इमीडिएटली बैंक अकाउंट ओपन करने लगे। आधार का दूसरा सबसे बड़ा इम्पैक्ट था आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पे। छोटे से लेकर बड़े गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आधार को आज एन आइडेंटिटी प्रूफ एक्सेप्ट करने लगे। आधार के थ्रू बैंकिंग एंड मोबाइल फोन कनेक्टिविटी को स्ट्रीमलाइन किया गया। अगर आपने अपने आधार को मोबाइल नंबर से लिंक किया है तो आप किसी भी स्कीम के डायरेक्टली बेनिफिट्स ले सकते हो। आधार को मोबाइल नंबर से लिंक करवाना मोबाइल बेस्ड ट्रांजैक्शन को और भी सिक्योर बनाता है। आधार की ये सक्सेस में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल था। नंदन सर की लीडरशिप में यूआईडीआई ने जो आधार के लिए टेक्नोलॉजी यूज किया था वो दुनिया के एडवांस टेक्नोलॉजी के बराबर। सबसे पहले बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी का यूज करना जो हर एक इंडिविजुअल को यूनिकली आइडेंटिफाई करता था। आधार के सक्सेस के पीछे इस टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल था। यूआईडीआई ने एक सेंट्रलाइज डेटाबेस बनाया जिसमें सारे आधार नंबर स्टोर किया गया। ये सेंट्रलाइज डेटाबेस बहुत ही सिक्योर था। इसमें हर एक सिटीजन का बायोमेट्रिक एंड उनके डिटेल्स बहुत ही सिक्योरली स्टोर किया गया था। आधार के इस सक्सेस के बाद इंडिया में डिजिटली और एक रिवोल्यूशन आया था जिसका नाम था ई केवाईसी। ई केवाईसी का बेसिक आइडिया था कि कस्टमर के वेरिफिकेशन को इजी एंड सीमलेस बनाना। रिलायंस जियो ने 2016 में आधार बेस्ड ई केवाईसी का यूज करके डेली 1 मिलियन से भी ज्यादा यूजर को एक्वायर कर रहे थे। ई केवाईसी के बाद और एक सिस्टम लॉन्च हुआ
जिसका नाम था डिजी लॉकर। ये एक बहुत ही सिक्योर क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सिस्टम था, जहाँ पे आप अपने गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स या फिर अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट को सिक्योरली स्टोर कर सकते हो। इसी तरह ई साइन भी लॉन्च हुआ, जो पेपरलेस ट्रांजैक्शन के लिए डिजिटल सिग्नेचर प्रोवाइड करता था। नंदन सर बताते हैं, इंडिया के लिए 2016 डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का एक मेजर माइलस्टोन ईयर था। 2016 अप्रैल तक 1 बिलियन यूजर आधार के साथ जुड़ चुके थे। ठीक उसी तरह 2016 में और एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला, जो इंडिया के डीपीआई यानी कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी मजबूत किया। वो था यूपीआई, जो अप्रैल 11 2016 को लॉन्च हुआ था। आधार के सक्सेस के बाद नंदन सर का नाम टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के फील्ड में काफी बड़ा होने लगा। आधार इंप्लीमेंट करने के बाद नंदन सर के लिए ये चैलेंज था कि इंडिया के डिजिटल ट्रांजैक्शन को कैसे सीमलेस एंड इफेक्टिव बनाया जाए। ये काफी जरूरी था, क्योंकि इंडिया में डिजिटल पेमेंट का इकोसिस्टम वेल डेवलप नहीं था। लोग पेमेंट के लिए ट्रेडिशनल मेथड लाइक कैश एंड बैंक ट्रांसफर यूज किया करते थे। 2016 में नंदन सर एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एडवाइजरी बोर्ड को ज्वाइन किए, जहां पे उन्होंने यूपीआई के डेवलपमेंट में एक की रोल प्ले किए। यूपीआई का प्राइमरी गोल था कि कुछ ऐसे सिस्टम बनाया जाए जहां पे ट्रांजैक्शन बहुत ही फास्ट, सिक्योर एंड सीमलेस बनाया जाए, लोग अपने मोबाइल से ही डायरेक्टली पेमेंट कर सके। यूपीआई का विजन इंडिया को कैशलेस इकोनॉमी की तरफ लेके जाना था। यूपीआई का टेक्निकल फ्रेमवर्क काफी एडवांस था। इसमें रियल टाइम ट्रांजैक्शन, इजी इंटीग्रेशन विद मल्टीपल बैंक अकाउंट एंड हाई सिक्योरिटी के फीचर दिए गए। यूपीआई ने पेमेंट इकोसिस्टम को एक नया लेवल पर लेके गया। पहले ऑनलाइन पेमेंट के लिए काफी कॉम्प्लेक्स सिस्टम हुआ करता था, जैसे कि कार्ड नंबर, ओटीपी, सीवीवी एंड पिन नंबर। लेकिन यूपीआई में सिंगल क्लिक में ही पेमेंट होने लगा। जैसे आधार हर एक इंडियन सिटीजन को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया, ठीक उसी तरह यूपीआई में हर एक बैंक अकाउंट को एक यूनिक एड्रेस दिया गया, जिसे वीपीए बोला जाता है, यानी कि वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। यूपीआई को स्केल पर इंप्लीमेंट करने के लिए स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया गया। शुरुआत में लोगों को यूपीआई के एडॉप्शन को लेकर बहुत ज्यादा डाउट्स थे। लोग कैश को बहुत ज्यादा प्रीफर करते थे एंड ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए थोड़ा हेजिटेंट थे। लेकिन 2016 में डिमोनेटाइजेशन यूपीआई ट्रांजैक्शन को एक बहुत बड़ा पुश दिया एंड धीरे धीरे लोगों को यूपीआई की आदत लगने लगा। आज यूपीआई ट्रांजैक्शन ईयर ऑन ईयर मोर देन 30% से ग्रो कर रहा है। ठीक उसी तरह कैश बेस्ड ट्रांजैक्शन का नेगेटिव ग्रोथ देखने मिल रहा है। दोस्तों, आधार एंड यूपीआई के ये सारे बेनिफिट्स के बारे में हम जैसे नॉर्मल सिटीजन को पता है, क्योंकि हम लोग डेली बेसिस पे ये सारी चीजें यूज करते हैं। लेकिन इसका बहुत बड़ा फायदा इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम एंड इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में भी देखने को मिला, जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। आधार एंड यूपीआई को इंडिया के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि डीपीआई का दो सबसे बड़ा पिलर माना जाता है। इसके अलावा ई साइन, डिजिलॉकर जैसे टेक्नोलॉजी भी इंडिया के डीपीआई को और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। इस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के मदद से इंडिया में बहुत सारे नए स्टार्टअप एंड बिजनेसेस बने, जो सिर्फ 2-3 साल में ही बिलियन डॉलर कंपनी बन गए। दोस्तों, डीपीआई ने इंडिया के स्टार्टअप्स एंड बिजनेसेस को एक बहुत ही रोबस्ट इकोसिस्टम को एक्सेस करने का मौका दिया है। इसके मदद से इंडिया के बहुत सारे नए नए स्टार्टअप एंड बिजनेसेस अपने फाइनेंशियल, ऑपरेशनल एंड लीगल चैलेंजेस को बहुत इजीली टैकल कर सकते हैं। आधार नंबर से एक यूजर का आइडेंटिटी इजीली वेरीफाई किया जा सकता है। यूपीआई एक बिजनेस को सीमलेस ट्रांजैक्शन का एक्सपीरियंस देता है। यूपीआई की मदद से एक यूजर एडवांस में पेमेंट करता है, जो एक बिजनेस का कैश फ्लो इश्यू को बहुत ज्यादा रिड्यूस करता है। यूपीआई की वजह से 2016 से इंडिया में बहुत सारे D2C यानी कि डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड बन चुके हैं। ई साइन की मदद से कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट को आप डिजिटली साइन कर सकते हो। दोस्तों, डीपीआई का सबसे बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला फाइनेंशियल सेक्टर में। पहले एक बैंक अकाउंट ओपन करना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग एंड टीडियस प्रोसेस था, लेकिन आज के टाइम पे आप घर बैठे बैठे ही सिंपल एक क्लिक करके बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो। ये सीमलेस एक्सपीरियंस की वजह से लोग नए नए बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड बैंक से लोन ले सकते हैं, जो इनडायरेक्टली इंडिया की इकोनॉमी को भी बूस्ट करता है। यूपीआई ट्रांजैक्शन को सीमलेस बनाने के लिए फोन पे एंड गूगल पे जैसे एप्लीकेशन भी बन चुके हैं, जो आज के टाइम पे मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी बन चुके हैं। इस डीपीआई की मदद से आज के टाइम पे बहुत सारे अकाउंट एग्रीगेटर बन चुके हैं, जो आपके सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को समराइज करके आपके नेट और सिर्फ कुछ ही मिनट में बता देते हैं। फास्ट टैग की मदद से टोल कलेक्शन प्रोसेस बहुत ही सीमलेस बन चुका है। फ्यूचर में इस फास्ट टैग को यूज करके लॉजिस्टिक एंड पार्किंग सिस्टम को और भी ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। दोस्तों, नंदन सर बताते हैं, आज के टाइम पे एआई के एडवांसमेंट डीपीआई को और भी स्ट्रॉन्ग बनाता जा रहा है। बोथ एआई एंड डीपीआई के यूज करके फ्यूचर में बहुत ही इनोवेटिव सॉल्यूशन लाया जा सकता है, जो एक कॉमन मैन के छोटे से छोटे प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकता है। दोस्तों, आज के टाइम पे एक स्टार्टअप के लिए एआई एंड डीपीआई का इंपॉर्टेंस काफी बढ़ चुका है। ये दोनों टेक्नोलॉजी इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम को फ्यूचर में चेंज करने वाले हैं। नंदन सर बताते हैं, एआई का सबसे बड़ा हिस्सा होता है
एलएलएम यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल आज के टाइम पे ये एक कमोडिटी बन चुका है। वेस्टर्न कंट्रीज एलएलएम को बिल्ड करने के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर चुके हैं, इसीलिए एलएलएम को यूज करना फ्यूचर में काफी चीप होने वाला है। इसीलिए इंडिया में एलएलएम के ऊपर इन्वेस्ट ना करके कैसे उसको यूज किया जा सकता है, जिसकी मदद से जनरल पब्लिक के छोटे से छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, उसमें इनोवेट करने की जरूरत है। इंडिया में एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है लैंग्वेज बैरियर को सॉल्व करना। आज के टाइम पे इंडिया में 22 लोकल लैंग्वेजेस है एंड उससे भी ज्यादा लोकल डायलेक्ट्स है। इमेजिन कीजिए अगर आप अपने लोकल लैंग्वेज के थ्रू एआई के साथ कम्युनिकेट कर पाओगे तो आप बहुत ही आसानी से इंटरनेट से नॉलेज ले सकते हो। यही लैंग्वेज बैरियर को सॉल्व करने से आप इंडिया के हर एक कोने तक पहुंच सकते हो। इसके अलावा आप एआई को अपने लोकल लैंग्वेज से कमांड देके कोई भी टास्क कंप्लीट करवा सकते हो, जो आज के टाइम पे थोड़ा मुश्किल हो रहा है। एआई का इम्पैक्ट ऑलरेडी बहुत सारे बिजनेस में देखने मिल रहा है, लेकिन फ्यूचर में इसका इम्पैक्ट और भी देखने को मिलेगा। एआई का सबसे बड़ा फायदा ये है कि बिजनेस में ये ऑपरेशंस को ऑटोमेट करने में मदद करता है, जो कॉस्ट एंड टाइम को इफेक्टिवली रिड्यूस करता है। डीपीआई एंड एआई को यूज करके आप फ्यूचर में बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट को ऑटोमेट कर सकते हो एंड उसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। अभी तक एक स्टार्टअप के लिए लीगल प्रोसेसेस बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स एंड टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन एआई एंड डीपीआई की मदद से इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे यूज केसेस में एआई एंड डीपीआई का यूज किया जा सकता है एंड इनोवेटिव सॉल्यूशन लाया जा सकता है। तो दोस्तों यही था नंदन सर और निखिल कामत की ये पॉडकास्ट की समरी। आशा करता हूँ इंडिया के डिजिटल रिवोल्यूशन के बारे में आपको नया कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई पॉडकास्ट समरी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।